Hello students, today we are going to continue chapter number 9, reproduction in animals. In this chapter, in previous classes, we read about male reproductive system and female reproductive system. पिछली क्लासों में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का जो वीडियो है इसमें हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जब यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वहाँ यूट्रस में और कैसे फीटस बनता है और किस तरह से बेबी की ग्रोथ होती है। इस वीडियो में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट जो बनता है वो डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट जो सिंगल सेल है वो कंटिन्यूस अपने आप को डेवलप करती रहती है, सेल्स डिवाइड होती रहती है और एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है। वो सेल्स का जो बॉल है वो ही एम्ब्रियो है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है, ये सेल्स का डिफरेंट सेल्स का जो बॉल है वो एम्ब्रियो है। द सेल्स देन बिगिन टू free groups that develop into different tissues and organs of the body. This developed structure is termed as an embryo. The embryo gets embedded in the wall of uterus. ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पर जाकर चिपक जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट और इसका आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप द यूट्रस. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स. धीरे धीरे फिर इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आइज, ईयर्स एट्सेट्रा. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस. एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसके अंदर सारे बॉडी पार्ट्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें, वो एम्ब्रियो की जो स्टेज है उसको फीटस बोलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये एक पहचान पा रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स जो इसकी बॉडी के हैं, ईयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पहचान पा रहे हैं। तो ये बेबी का फीटस है, एम्ब्रियो नहीं फीटस है, जिसके अंदर सारे जो डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स हैं वो हमको दिख रहे हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. और जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, बेबी की ग्रोथ मदर के यूट्रस के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो मदर उस बेबी को बर्थ दे देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो. हैंस के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन क्या हैन बच्चों को बर्थ देती है डायरेक्टली या फिर एग देती है? नहीं देती है हैन। हैन क्या करती है? एग देती है। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. जब हैंस के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट के अंदर जब जाइगोट नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, एज इट ट्रैवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म. तो उसके ऊपर एक के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है. द हार्ड शेल दैट यू सी इन हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. जो आप एग के ऊपर हार्ड शेल देखते हो वो इसी तरह की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, जो कब बनती है? जब वो फर्टिलाइज्ड एग ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस तक पहुंचता है. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली ले एग. और जब वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ हार्ड शेल बन जाती है पूरी तरह से, तो हैन क्या करती है? अंडे दे देती है. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू चिक. किसी भी चिक के अंदर एम्ब्रियो को डेवलप होने में 3 हफ्ते लगते हैं. यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म. आपने देखा होगा कि हैन अंडों के ऊपर बैठ के और उनको प्रॉपर गर्मी देती है. डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स वो चिक उसके अंदर को पूरी तरह से डेवलप हो जाता है उस अंडे के अंदर, तो वो अंडा फूट जाता है और चिक बाहर निकल जाता है. इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. और हैन के अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था, लेकिन जो एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के बाहर होता है. The embryos continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch
यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। जो टेडपोल्स आपने पॉन्ड्स के अंदर या स्ट्रीम्स के अंदर तैरते हुए देखे हैं, वो उन फ्रॉग के जो एग हैं उनके हैच होने के बाद निकले हुए टेडपोल्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। अब ये विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स क्या हैं? वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग। आपने पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स तो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को और कुछ अंडे देते हैं। सो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, जो डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे काऊ है, डॉग है, ह्यूमन बींग्स है, तो वो विविपोरस एनिमल्स हैं। और दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड, और जो अंडे देते हैं वो एनिमल्स हैं ओविपोरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल हैन, फ्रॉग एंड मैनी मोर एनिमल्स। द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर easy to observe because their mothers lay them outside their body. These are examples of oviporous animals. कुछ अंडे ऐसे हैं जो आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मदर्स उनको उनकी बॉडी के बाहर देते हैं। These are examples of oviparous animals. But you would not be able to collect the eggs of a dog, cow और cat. लेकिन क्या आप डॉग, काऊ और कैट के आपने अंडे देखे हैं? क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं हैं। This is because they do not जन्म देती है। These are examples of viviporous animals. Can you now give some more examples of viviporous and oviporous animals? The next topic is young ones to adults. The new individuals which are born or hatched from the eggs continues to grow till become adults. In some animals the young ones may look very different from the adults. आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें उनके यंग वंस बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं और एडल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। अगर आपने सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा था तो आपको याद होगा कि सिल्कवॉर्म का जो अंडा है, फिर उसकी लार्वा स्टेज आती है, कैटरपिलर, प्यूपा और फिर बाद में एडल्ट। तो जो लार्वा स्टेज है, जो कैटरपिलर है, वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है दिखने में। यू स्टडीड इन क्लास 7th, आपने पढ़ा होगा ये 7th में। फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। फ्रॉग भी उसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, जब फ्रॉग अंडा देता है तो उस अंडे के बाद उसका जो लार्वा, जिसको हम टेडपोल कहते हैं, वो टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दिखने में। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग? क्या आपने सोचा है कि कुछ दिनों के बाद ही वो टेडपोल क्या बन जाएंगे? फ्रॉग बन जाएंगे। सिमिलरली द कैटरपिलर ऑफ द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ। इसी तरह से जो एडल्ट मॉथ है सिल्कवॉर्म का, उससे कैटरपिलर बिल्कुल दिखने में डिफरेंट है। ये जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल, इसमें अगर आप अर्ली टेडपोल का जो डायग्राम है वो देख रहे हैं तो उसमें और इस फ्रॉग के अंदर कितना डिफरेंस है? दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट आपको दिख रहा है। Features that are present in the adult are not found in these young ones. Then what happens to tadpoles or caterpillars thereafter? तो इन tadpoles में और उन caterpillars में ऐसा क्या होता है कि वो adults बन जाते हैं? जंपिंग एंड स्विमिंग। आपने देखा होगा कि जो टेडपोल है उसके अंदर कैपेसिटी रहती है एडल्ट फ्रॉग बनने की, जो जंप कर सकता है, स्विम कर सकता है। The transformation of the larva into an adult through drastic changes. Transformation of larva, लार्वा का चेंज होना into an adult, एडल्ट के अंदर लार्वा का चेंज होना थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक यानी भयंकर चेंज, जो एकदम से होने वाले चेंज है। ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू लार्वा का एडल्ट में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। तो फ्रॉग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, सिल्कवॉर्म वगैरह में जो रिप्रोडक्शन है, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या हम लोगों की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं क्या वो मेटामॉर्फोसिस है? क्योंकि ह्यूमन का जो बेबी है और जो एडल्ट ह्यूमन है, क्या उनमें डिफरेंस होता है? ऐसा नहीं होता है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट्स, क्योंकि ह्यूमन बींग के अंदर जो एक छोटा सा बेबी होता है उसके अंदर भी हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, बिल्कुल वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स की तरह। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है। अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है।
प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स, जो एकदम स्मॉल एनिमल्स हैं, जैसे कि हाइड्रा है, की प्रोसेस कैसे होगी ये हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी 9.3, ये एक परमानेंट स्लाइड है। आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है, ये हाइड्रा जो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, उस हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड है। अगर आप इस हाइड्रा की स्लाइड को देख रहे हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो हाइड्रा की बॉडी है, इसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो रहे हैं और सून ये बर्ड्स डेवलप होके एक नया हाइड्रा बना रहे हैं। जब ये हाइड्रा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो पेरेंट हाइड्रा से डिटैच होके अलग हो जाएगा और नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये बडिंग प्रोसेस है। हाइड्रा जो एनिमल है उसके अंदर बडिंग प्रोसेस होती है। हमने प्लांट्स में पढ़ी थी ना बडिंग प्रोसेस, कि यीस्ट की सरफेस के ऊपर बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। सिमिलरली हाइड्रा के अंदर जो बडिंग होती है उसमें भी ऐसा ही होता है। हाइड्रा की बॉडी की सरफेस के ऊपर क्या होता है, बल्जेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये बल्जेस बड़े होते हैं और सून ये हाइड्रा उसकी बॉडी से डिटैच होकर नया हाइड्रा बन जाता है। इन ईच हाइड्रा देयर में भी वन और मोर बल्जेस, किसी हाइड्रा के अंदर एक या एक से ज़्यादा बल्जेस भी हो सकते हैं। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और जो ये बल्जेस हैं ये हाइड्रा की बर्ड्स कहलाते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट, आपने यीस्ट में भी बर्ड्स की प्रेजेंस पढ़ी थी ना, बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो इस तरह से हाइड्रा के अंदर सिंगल पेरेंट के थ्रू नए डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट हो गया। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत हो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगी। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अमीबा। अमीबा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो डायग्राम देखिए, ये अमीबा का एक सिंगल सेल है। आपने अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा था पहले। अब इसके अंदर क्या है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और इसके बीच में जो आपको ये रेड रेड दिख रहा है ये एक सेल है। अमीबा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो सेल होता है अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है और वो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होता है। फिर धीरे धीरे अमीबा की बॉडी भी टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट होती है और फिर और धीरे धीरे ये दोनों जो बॉडीज़ होती है वो अपने अपने न्यूक्लियस के साथ डिवाइड होके इंडिविजुअल डॉटर अमीबा बना देती है, जिनके अंदर अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। You have already learnt about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organism. It begins to process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. सबसे पहले क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है उसका टू न्यूक्ली में डिवाइड हुआ, फिर अमीबा की बॉडी का डिवाइडेशन हुआ और फिर दोनों डॉटर अमीबा अलग अलग हो गए। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इंटू टू इंडिविजुअल, एक एनिमल टू इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कौन सा प्रोसेस है, बाइनरी फिजन। इस अमीबा में हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। देयर आर अदर मेथड्स बाय विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वन, यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। इसके अलावा भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इसमें डॉली क्लोन की स्टोरी दे रखी है। क्लोनिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। अब क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट एंड हिज कलीग्स एट रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शिप नेम्ड डॉली। एक शिप थी जिसका नाम डॉली था
उन्होंने उसको क्लोन करके सिमिलर डॉली जैसी ही उन्होंने बनाई। डॉली वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वाज फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। पहला मैमल था डॉली क्लोन जिसको क्लोनिंग की प्रोसेस के थ्रू बनाया गया। अब ये क्लोनिंग की प्रोसेस होती क्या है, मैं आपको सिंपली इस डायग्राम में बता देती हूँ कि क्लोनिंग की प्रोसेस होती क्या है, फिर आप ये जो स्टोरी है वो आप अपने आप पढ़ लेना। देखो ये जो है फिन डॉर्सेट शीप, इस फिन डॉर्सेट शीप का जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जहाँ जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, वहाँ से इन्होंने एक सेल को निकाल दिया और उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर से इन्होंने एक सेल इस शिप का निकाल दिया। और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, एक और जो ये आपको दिख रही है शिप, इस शिप के अंदर से इन्होंने क्या किया, इसका एग निकाला। जो हमारा फर्टिलाइजेशन जिस एग के थ्रू होता है ना, वो एग इसका इन्होंने निकाला। अब इस एग के अंदर का न्यूक्लियस जो था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया, यानी उसको इन्होंने खाली कर दिया। मेमरी ग्लैंड्स का सेल लिया, उस सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, इससे अंदर से अंडा लिया, उसके अंदर का सेल निकाल दिया। यहाँ का जो न्यूक्लियस था वो इन्होंने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया और फिर जो ये एग है वो वापस कहाँ डाल दिया, cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of female fin dorset ship. Simultaneously, an egg was obtained from Scottish blackface ave. The nucleus was removed from the egg. इसके egg से nucleus remove हुआ और यहाँ का जो nucleus है वो इसके egg से निकाल दिया, मतलब इसके egg के अंदर से nucleus को हटा दिया और यहाँ के जो cell है उसके अंदर का जो nucleus था वो इस cell के अंदर डाल दिया। The egg thus produced was implanted into the Scottish blackface eve. अब जो वो egg था वो किसके अंदर इम्प्लांट कर दिया, इस वाली शिप के अंदर इम्प्लांट कर दिया। It was found to be absolutely identical to Fin Dorset ship. अब जो डॉली was given birth, जो डॉली का बर्थ हुआ वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के थ्रू हुआ, यानी इस वाली ने डॉली का बर्थ किया, इस वाली शिप ने डॉली का बर्थ किया, लेकिन डॉली का जो फेस है वो किसके जैसा है, इस फिन डॉर्सेट शिप जिसके अंदर से मेमरी ग्लैंड के अंदर से हमने सेल लिया उसके जैसी इसकी शक्ल है। इस जिसने उसको पैदा किया उसके जैसी उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं है। Since the nucleus from the egg of Scottish blackface ave was removed, Dolly did not show any characteristics of Scottish blackface eve. इस वाली शिप के अंदर से डॉली के अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आया क्योंकि न्यूक्लियस को उसके अंदर से रिमूव कर दिया था। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन। और जो डॉली पैदा हुई उसने अपने खुद के और बहुत सारे बच्चे पैदा किए। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003। 2003 में डॉली मर गई टू अ सर्टेन लंग डिजीज, उसको एक लंग डिजीज हो गई थी जिसके थ्रू वो मर गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, हाउएवर मैनी डाई और कुछ बाद में मर गए। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मैनी टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विथ सिवरे एबनॉर्मलिटीज़। इसके साथ साथ जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ भी देखी गई। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो था इसमें हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर और फीटस कैसे बनता है, इसके बाद मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में, हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है, अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है, क्लोनिंग की प्रोसेस कैसे होती है, ये पूरा पढ़ा। ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।